इंटेंसिटी से फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता, इंटेंसिटी से फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता, उसकी फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड। क्या हुआ, शायद मेमोरी कार्ड मांग लेगा, देखिए। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, बात समझे। अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तो वहां पे आप फोटो करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो थर्ड जो 3 पॉइंट होगा, फोर्थ पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग, ये समझेंगे। इफ वी इंक्रीज बहुत ध्यान समझेंगे, इस पर कई बार आपको मिल जाएंगे, देखने को एमएसक्यू। इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, that means we increase the number of photon per second। ठीक है, जब इसको एक्सप्लेन में थोड़ा, अगर मैं फोटोन वर्ड ले लूंगा तो क्वांटा आ जाएगा, क्वांटा मतलब फिर आइंस्टाइन जी आ जाएंगे, तो मैं फोटोन नहीं ले रहा। इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सिंपल लिखता हूं, देन फोटो करंट ऑल्सो इंक्रीज, इंक्रीज। ठीक है, तो ये 4 फंडे जो हैं लेनार्ड जी ने अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बेस पर कैलकुलेट करे और बताया भाई साहब जहां भी फोटो इलेक्ट्रिक घटना होगी ये 4 चीजें आप ऑब्जर्व करोगे। फिजिसिस्ट क्या करते हैं, किसी घटना को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं वहां बेसिकली हो क्या रहा है, जो मूलभूत रूप से हर बार दोहरा रहा होगा, जो मूलभूत रूप से हर बार रिपीट हो रहा होगा, उस पैटर्न को नोटिस कर लेते हैं। तो वही 4 पॉइंट हम आपको नोटिस करवाए और मैं एक बार रिवाइज भी करवा दे रहा हूँ। पहला पॉइंट जो बताया लेनार्ड जी ने बताया कि पहले बताया फोटो इफेक्ट कहते किसे हैं, जब कभी लाइट किसी मटेरियल पर गिरता है तो मटेरियल के लाइट के इंटरेक्शन की वजह से, मटेरियल और लाइट के इंटरेक्शन की वजह से, ही इज नॉट सेइंग कि क्या क्या हो रहा है अंदर। ठीक है, उन्होंने कहा मटेरियल और लाइट के इंटरेक्शन की वजह से वहां से करंट जनरेट होना शुरू कर देता है, इलेक्ट्रॉन जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा पोस्टलेट उन्होंने बताया कि कोई भी लाइट जरूरी नहीं है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिप्रोड्यूस करे, जरूरी यह है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी आपकी पर्टिकुलर सेटअप फ्रीक्वेंसी से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, तभी इंसिडेंट रेडिएशन जो है वो फोटो करंट जनरेट कर सकता है। अगर ज्यादा नहीं है तो इंटेंसिटी चाहे तो कितनी बढ़ा लेना कि बहुत चांदना हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर सेटअप फ्रीक्वेंसी से कम है तो इंटेंसिटी चाहे कितनी भी बढ़ा लो, फोटो करंट जनरेट नहीं होगी। इसी प्रकार उन्होंने अगले पोस्टलेट में कहा अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वर्ड नहीं कह सकता भी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी किसी पर्टिकुलर सेटअप फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा है तो इंटेंसिटी चाहे कितनी भी कम कर लेना, फोटो करंट जनरेट जरूर होगी। बात समझ आ रही। और सबसे फोर्थ पॉइंट उन्होंने बताया इंटेंसिटी बढ़ाने और घटाने पर करंट का मान बढ़ घट सकता है, पर जनरेट लाइट देन फोटो करंट आल्सो इंक्रीज। अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो फोटो करंट भी इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगी, फोटो करंट इंक्रीज होगी। लेकिन फोटो करंट इंक्रीज होना और करंट का प्रोड्यूस होना दो अलग अलग चीजें हैं। बात समझ रहे। फोटो जैसे उदाहरण के लिए बड़ा सिंपल जवाब बताता हूं मैं आपको, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पैदा ही ना हो मेटल के अंदर से तो करंट पैदा नहीं होगी। और करंट का तेज होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को तेज भगाना है, इलेक्ट्रॉन को तेज भगाना है। तो करंट समझ पाते क्या तुम, करंट का ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन को तेज भगाना। करंट पैदा होना और करंट का ज्यादा होना दो अलग अलग घटनाएं हैं। करंट का पैदा होना और करंट का ज्यादा होना दो अलग अलग घटनाएं हैं। करंट का पैदा होना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना है, लेकिन करंट का ज्यादा हो जाना फोटो इलेक्ट्रिक घटना नहीं है। इसीलिए करंट के पैदा होने के लिए इंटेंसिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन करंट के ज्यादा हो जाने के लिए इंटेंसिटी रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ आई। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि किसी फोटो शीट के ऊपर लाइट गिरा रहे हैं, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, क्या फर्क पड़ेगा? भाई साहब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं होंगे। शर्त ये है अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब करंट ज्यादा हो जाएगी। अगर करंट पैदा हो गई है तो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर पैदा नहीं हुई है तो छक के इंटेंसिटी बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में। इस चीज को बहुत रिपीट करके इस वाली लाइन को अच्छे समझना मैं क्या चाह रहा हूँ। ये 4 पॉइंट थे जो लेनार्ड जी कह के अपने चले गए। अब आते हैं 1900 के जमाने की बात है। 1905 में इन्हीं सभी थ्योरीज को समझाने के लिए सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की हेल्प ली,
जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, मैक्स प्लांक ने बताया था कि जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट लेवल से निकलती है NH के फॉर्म में। तो वही माना उन्होंने। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया सर मैक्स प्लांक द्वारा कही गई बात को मैं दोहराता हूं, मैं ये कहता हूं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो रेडिएशन निकालता है वो क्वांटा की फॉर्म में निकालता तो है, बशर्ते वो रेडिएशन जब स्पेस में ट्रेवल करता है तब भी वो एनर्जी के क्वांटा के फॉर्म में ही ट्रेवल करता है। उस एनर्जी के क्वांटा को उन्होंने पहली बार फोटोन कहा था। क्या कहा था? फोटोन। प्लांक ने, मैक्स प्लांक ने नहीं, एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने तो एनर्जी का क्वांटा कहा था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? ठीक। अब इन्हीं पोस्टुलेट को सर एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है अपने क्वांटम सिद्धांत से प्रूफ करेंगे। देखो कैसे प्रूफ करेंगे। देखो कैसे प्रूफ करते हैं। ओके, हैशटैग आइंस्टाइन थ्योरी, EINSTIEN, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत ही बारीकी से समझेंगे हम और देखेंगे इसमें कहा क्या गया है। ठीक है, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यह बताया गया है कि उन्होंने हेल्प किसके लिए? मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की हेल्प ली है। उन्होंने कहा कि वास्तव में जो प्राचीन तरीके के रेडिएशन और थ्योरी और वे बता रहे हो उनकी हेल्प से कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक घटना को समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि क्वांटम फिनोमेना है। क्या है? क्वांटम फिनोमेना। इसी बात के लिए तो पैसे मिलते हैं कि आप समझ पाओ कि कहाँ कौन सी चीज लगानी है। यार समझ पा रहे हो नहीं? कहाँ कौन सी चीज लगानी है, इसी बात के तो पैसे हैं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने हेल्प ली इसके लिए, किसकी? मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के लिए हेल्प ली। और मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहता है कि लाइट जो होता है वो ऊर्जा के डिस्क्रीट बंडलों के रूप में मूव करता है। ऊर्जा के डिस्क्रीट बंडलों के रूप में, जिसे क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। बात समझ रहे? तो टू एक्सप्लेन दिस थ्योरी, टू एक्सप्लेन दिस फेनोमेना, एक मिनट रुको। ठीक, तो पहले हम मैक्स प्लांक के बारे में थोड़ा और बताता हूं। मैक्स प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत था अभी दो बताए थे, कौन कौन सा? पहला क्या था बताओ? कि प्रत्येक ऑक्सीलेटर, हाँ, प्रत्येक प्लांक ऑक्सीलेटर सेम फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट करते हैं। पूरा खत्म कर दिया। एक था ये था ही। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। मैंने ये कहा था कि जो ब्लैक बॉडी के चैम्बर के वॉल से मॉलिक्यूल हैं वो वाइब्रेट करते हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी से और अपनी फ्रिक्वेंसी के बराबर रेडिएशन एमिट करते हैं। अगर एक ही फ्रिक्वेंसी तो एक ही फ्रिक्वेंसी निकलेगी ना, लेकिन ब्लैक बॉडी सब निकलते हैं। पहला तो ये था। दूसरा क्या था? दूसरा था एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है? वो होती है NH न्यू। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या करा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो थ्योरी थी उसे क्वांटम सिद्धांत पर उन्होंने एक्सप्लेन करना था। उन्होंने मैक्स प्लांक की ये जो पोस्टुलेट थे इन्हें कहते हैं क्वांटम पोस्टुलेट। क्या कहते हैं? क्वांटम पोस्टुलेट्स। ओके, और टू एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी को समझाने के लिए उन्होंने क्या? क्वांटम सिद्धांत की हेल्प ली। पहले उसको समझो कैसे समझाया। उन्होंने बताया कि मान लीजिए आपके पास ये सब्सटेंस है, ठीक है, ये सब्सटेंस है। तो सब्सटेंस में क्या होगा? रेडिएशन जिसे आप समझ रहे थे वो वास्तव में फोटोन आएगा। मैं थोड़ा पहले डायग्राम समझाता हूँ फिर थ्योरी बताएंगे। देखो ये मान लीजिए आपके पास सब्सटेंस है, ठीक है, सब्सटेंस है, ये मटेरियल है, मटेरियल। यहां से लाइट आएगी फोटोन के रूप में और फोटोन की लाइट यहाँ पे गिरेगी, गिरी। अब जब यहाँ गिरेगी तो हम देखेंगे वो फोटोन जो है वहां गिरा, फोटोन जो है वहां गिरा, फोटोन जो है यहाँ गिरा। यहाँ गिरने के बाद वो इंटरेक्ट करेगा यहाँ के एटम से और यहाँ का एटम देखेंगे कैसा होगा। यहाँ का एटम कुछ ऐसा होगा, मटेरियल, ठीक है। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो चक्कर लगा रहा होगा, कहीं चक्कर लगा रहा होगा। तो मान लो यहाँ चक्कर लगा रहा है, यहाँ चक्कर लगा रहा है, यहाँ चक्कर लगा रहा है, यहाँ चक्कर लगा रहा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इलेक्ट्रॉन K सेल का, इसका L सेल का, इसका M सेल का, N सेल का। तो ये फोटोन जो है h न्यू एनर्जी लेकर आया और अपनी एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो अपनी मर्जी से किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे दो। किसे देना चाहते हो? बाहर मान लीजिए इसे दे रहे हो या किसी को भी दो, मर्जी से, मान लो इसे दे रहे हो, ठीक है।
तो जब आप इसे दोगे तो ये न्यूक्लियस की बाइंडिंग में, न्यूक्लियर बाइंडिंग में ऑब्वियसली, न्यूक्लियस की बाइंडिंग में, तो बाइंडिंग को तोड़ने के लिए एनर्जी का कुछ पार्ट यूज हो जाएगा, बात समझ रही, और मेटल के सरफेस को छोड़ने के लिए कुछ पार्ट यूज हो जाएगा, बात समझ रही, बाइंडिंग को तोड़ने के लिए कुछ पार्ट यूज हो जाएगा और मेटल के सरफेस को छोड़ने के लिए कुछ पार्ट यूज हो जाएगा। तो मेटल से निकलने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन के हेल्प से उन्होंने पूरी तरह से क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन किया और जो पोस्टुलेट थे लेनार्ड के वो पूरी तरह से बता दिए। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए हम समझेंगे सर अल्बर्ट आइंस्टाइन took the help of Planck quantum hypothesis. Planck quantum hypothesis. He supposed that light is also moves in the form of quanta, moves in a form of energy quanta. He called it photon. When this photon incident over a material surface, on a metal surface, then the energy of photon is absorbed by an electron, but the electron is a bounded particle from nucleus. So some amount of energy electron use to free from nuclear attraction, and some amount is used to come out from the metal surface, This amount of energy is called work function. बात समझ में? वर्क फंक्शन क्या होती है इस चीज को समझेंगे। चलो आप समझते हैं थोड़ी और बात। मैंने बोला कि मेरे पास एक फोटोन है, आप जरा सा थाली लेकर आए। तो गौरव सिंह जी आप अपने घर से थाली ले आए, चमन सिंह जी आप अपने घर से थाली ले आए, और मैं भी अपने घर से थाली ले आया। तो गौरव सिंह जी की थी आयरन की थाली, चमन सिंह जी की सिल्वर की थाली, और हमारी थाली थी गोल्ड की। आप समझना, बेसिक रीजन बता रहा हूं, बहुत ही डीप बात है ये। भले से मैं एक्सप्लेन अच्छे से ना कर पाया हूं, पर तुम पूरी थ्योरी को लिखना, फील करने की कोशिश करना। अभी मैं 2-3 बार रिपीट करूंगा, आदत है अपनी, एंड में बात खत्म हो जाएगी। एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी का फोटोन मैंने गिराया, तो मैंने देखा कि तीनों थालियों में से करंट निकल रहा था, और तीनों थालियों में इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। क्या निकल रहे थे? इलेक्ट्रॉन। तो ये पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब हरे कलर का। तो ये हरे कलर का इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, सही है। तो मैंने देखा, हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करा। ये जो ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये लेनार्ड की है, फिर समझ लो बात को। ये ऑब्जर्वेशन जो है वो लेनार्ड की है, डिस्क्रिप्शन थ्योरेटिकली अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया है। मैं आपको पूरी बातों को थ्योरेटिकली लिखकर बिल्कुल
खत्म कर दूंगा, चीज को समझना। मैंने पूछा कि भाई गौरव सिंह आपकी थाली में से भी करंट बहा है, मेरी थाली में से भी, चमन सिंह की थाली में से करंट बहा है, मेरी थाली में करंट बहा है, कि सबकी थाली के करंट अलग अलग क्यों है जबकि फोटोन सेम ही था, फोटोन सेम फ्रीक्वेंसी है। सेम की था। तो आपने उत्तर दिया, उत्तर बहुत बारीक था, समझना। आपने उत्तर दिया, गुरुदेव मेरी थाली अलग पदार्थ की है, मतलब मेरी थाली के मटेरियल का एटॉमिक नंबर अलग है। आपकी थाली अलग पदार्थ की एटॉमिक नंबर अलग है, इनकी थाली एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब, बोले एटॉमिक नंबर का मतलब है कि उतने इलेक्ट्रॉन चक्कर में लगा रहे होंगे एटम के चारों ओर, जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि न्यूक्लियस में उतने ही प्रोटॉन होंगे, न्यूक्लियस में उतने ही प्रोटॉन होंगे। इसका अर्थ यह हुआ गुरुदेव कि इलेक्ट्रॉन जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रॉन टाइटली बंधे होंगे, तो फोटोन की दी हुई ऊर्जा का ज्यादातर भाग वो उस वर्क फंक्शन को तोड़ने के लिए, बराबर नाम मतलब बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ने के लिए, समझ आया? समझ गए। फोटोन की दी गई एनर्जी का ज्यादातर भाग वो न्यूक्लियस से पीछा छुड़ाने में खर्च कर देगा, इसी के कारण बची हुई ऊर्जा जो गति ऊर्जा के रूप में दिखती है वो कम दिखती है। मतलब एज फार आई नो गोल्ड का ज्यादा होता है नंबर है, तो गोल्ड सही बताओ है, गोल्ड का आयरन का कितना 56 होता है, एजीपीटी एयू एग्जैक्टली बताओ यार तुम, ऐसे ही बताओ। जिस केमिस्ट्री बात हो गई, केमिस्ट्री बात हो गई, ज्यादा डीप में चले गए। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, बेसिक फंडा तो समझो, फंडा समझो ना कहने के साथ, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो फोटोन तो अपनी डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है। देखो इलेक्ट्रॉन से मैंने पूछा कि आपको मैंने 10 रुपए दिए, आपको मैंने 10 रुपए दिए, मैंने 10 रुपए दिए, मैंने 10 रुपए दिए, मैंने 10 रुपए दिए, तुम 10 रुपए का क्या करते हो? तो इन्होंने कहा कि मैं 10 रुपए का जो है न्यूक्लियस से पीछे छुड़ाने में खर्च करता हूँ। बोले न्यूक्लियस अगर सस्ता सा होगा, न्यूक्लियस अगर सस्ता सा होगा तो 2-3 रुपए में पीछे छोड़ देता है, 2-3 रुपए फैल जाता है, तो 2 रुपए मैं न्यूक्लियस को दूंगा, बाकी 8 रुपए मेरी काइनेटिक एनर्जी में दिखेगा आपको। जिसका न्यूक्लियस थोड़ा वो होगा, रिजिड होगा, मतलब खतरनाक होगा, ज्यादा बहलता नहीं होगा, 5 रुपए दे दो उसे, जब 5 रुपए दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी में आपको 5 रुपए का असर दिखेगा, क्योंकि सबको 10 रुपए दिए मैंने। वैसे इस इलेक्ट्रॉन को इसका जो ज्यादा ही गोल्ड का है तो ये नहीं मान्य, तो 8 रुपए देने पड़ रहे हैं मान लो इसे, जब 8 रुपए देने पड़े तो 2 रुपए आपको काइनेटिक एनर्जी में दिखाई देगा। इसका मतलब ऐसा पॉसिबल है कि सेम फोटोन इंसिडेंट कराने पर अलग अलग मटेरियल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। बात समझ? रीजन इज कि मटेरियल का एटॉमिक नंबर अफेक्ट करता है उसकी बाउंड्रीनेस को, वो कितनी अच्छी तरीके से बाउंडेड है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं बात करता हूं ये जो खर्च हो रहा है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर मैं इसे एक नाम दूं वर्क फंक्शन, अगर मैं इसको एक नाम दूं तो वर्क फंक्शन मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है। नहीं समझ रहे हो? वो वर्क फंक्शन मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है। ठीक है, असमझ? इसका मतलब मैंने कहा and some amount of energy is used to come out from the metal surface, this amount of energy is called work function। ये metal surface से निकलने पर टोटल एनर्जी क्या कहलाती है? ये आपकी वर्क फंक्शन कहलाती है। ठीक, मैंने ओवरऑल जो बताने की कोशिश करी कि मैं आपको सिर्फ न्यूक्लियर बाइंडिंग बता रहा था। ये होता क्या है कि जब न्यूक्लियस के बाइंडिंग से फ्री हो जाते हैं तब भी वो सतह से बाहर नहीं निकलते हैं, सतह से बाहर निकलने के लिए भी पूर्णतः कुछ और खर्च हो जाती है। बात समझ आ रही है? जैसे हम कंडक्टर में देखें तो इलेक्ट्रॉन जमीन से बाहर निकल थोड़ी चलते हैं, चलते तो कंडक्टर अंदर है, बाउंड्री जबकि न्यूक्लियर बाइंडिंग फ्री है। तो इसका मतलब क्या हो? ओवरऑल पूरी सतह से बाहर निकलने में जितना भी खर्चा आएगा इसका, वो सारा खर्चा कहलाएगा वर्क फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्क फंक्शन कहलाता है। कुछ बुक वाले उसे फाई से डिनोट करते हैं और कुछ बुक वाले उसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। किस डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। तो याद रखेंगे ये जो है ये क्या है? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन है ये। क्या है? वर्क फंक्शन है। क्या है? वर्क फंक्शन है। ठीक, याद रखनी स्टार बना के, वर्क फंक्शन डिपेंड ओवर मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। ठीक है जी, अब थोड़ा एक और अच्छे से बताता हूं मैं तुम्हें एक
एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक प्लेट है, ब्लू कलर का मार्कर था, इससे बनाएंगे हम प्लेट। तो मान लीजिए आपके पास ये ब्लू कलर की प्लेट है जिसकी कुछ मोटाई है। ये डायग्राम आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगी, तो मैं बस अपनी तरफ बना दे रहा हूं। अब क्या होगा कि इस प्लेट में मैंने एक फोटोन गिराया, पूरी बात समझना, खत्म हो जाएगी क्वेश्चन 2 मिनट में। एक फोटोन गिराया ऐसे करके, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि फोटोन जो ज्यादा संवेदनशील हो, लो जी रेड कलर का गिरा दिया, वेवलेंथ ज्यादा हो। अब अलग अलग वेवलेंथ के लोग, कैसी बात करो, आज बहुत फोटोन है मेरे पास, ये देखो, ठीक है। तो मैंने फोटोन गिरा दिया। ये कौन सा वेवलेंथ है? काले रंग का। काले रंग का कलर नहीं होता। तो फोटोन जब इस पर गिराया, गौरव सिंह ध्यान से गिरा, फोटोन ने कहा कि सर वास्तव में जो आइंस्टाइन जी ने पोस्टुलेट दिए हैं, उन्होंने मुझे बांध दिया है ये कहकर कि मैं ऊर्जा का बंडल होती हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या होती हूँ, पर आइंस्टाइन जी कह रहे हैं, तो मतलब मैं ऊर्जा का बंडल हूँ, ऊर्जा का क्वांटम। और जैसे ही मैं मेटल से इंटरेक्ट करूंगी, वहां के किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दे दूंगी। अपनी एनर्जी, बात को समझना, इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दे दूंगी। अब इलेक्ट्रॉन पे जो एनर्जी है E, वो 2 जगह बटेगी। कैसे? एक तो मटेरियल से बाहर आने में, मटेरियल से बाहर, जिसे वर्क फंक्शन कहते हैं, वर्क फंक्शन में जाएगी, वर्क फंक्शन प्लस बाहर आएगा तो बाहर आकर रुक नहीं जाएगा, वो तेजी से निकलेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में। बात समझ में? किसी सिस्टम पर किसी मेटल पर जब फोटोन गिरता है जिसकी एनर्जी h न्यू है, तो h न्यू एनर्जी का जब फोटोन जब गिरता है, h न्यू एनर्जी का फोटोन जब गिरता है, तो मैटर के अंदर प्रेजेंट वो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है और अपनी एनर्जी उसे ट्रांसफर कर देता है। और वो एनर्जी का पार्ट ये ई क्या है मेरे भाई, ये ई क्या है? ये जो फोटोन आया था h न्यू एनर्जी का, उसी की एनर्जी तो है ये। वो एनर्जी ने इलेक्ट्रॉन को दे दी। तो इलेक्ट्रॉन को पहले समझो यार, देखो लिखता हूं यहाँ पे, ये फोटोन आएगा, ठीक है, h न्यू एनर्जी लेकर आया, और ये पूरी h न्यू एनर्जी किसे देता है? इलेक्ट्रॉन को दे देता है, ठीक है। तो पूरी प्रक्रिया क्या हुई कि व्हेन द फोटोन इंसिडेंट ओवर द मेटल सरफेस, देन इट ट्रांसफर ऑल इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। बात समझ में? व्हेन द, बात को समझो ध्यान से, व्हेन द फोटोन इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, देन इट ट्रांसफर ऑल इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। लिखेंगे व्हेन द फोटोन इंसिडेंट ऑन metal surface metal surface surface, then it transfer all its energy to the photon, to the electron, and electron use this energy in two ways. कौन से? नंबर 1, some part of energy is used to come out from metal surface, means phi या work function, बात समझ है? नंबर 2, and remain part shows as the kinetic energy of the electron या ejected electron
इलेक्ट्रॉन। बात समझ आई गौरव सिंह? जी तो भैया। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, वो दो जगह यूज कर ली। देन बाय एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहा, फोटोन अपनी एनर्जी लेकर आया एच न्यू और इलेक्ट्रॉन को दी, और इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को दो जगह यूज करा। नंबर एक वर्क फंक्शन के रूप में, वर्क फंक्शन के रूप में, और जब निकलेगा तो उस काइनेटिक एनर्जी के रूप में। बताओ कितना है, एम्प्लाइज एच न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन इतनी बात समझ में भी। एच न्यू नॉट, ये तो नोट कर ही लोगे, तो मिटा दूं आधा। कर लिया होगा नोट। ठीक, बताओ कितना है, एच न्यू बराबर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, एच न्यू प्लस वर्क फंक्शन, इधर की तरफ निकालेंगे। ठीक, एच न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, एच न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एम्प्लाइज एच न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन को फाई मान लो प्लस काइनेटिक एनर्जी को के मान लो। इसको लाओ, कितना है, एच न्यू माइनस फाई इक्वल टू के। क्वेश्चन नंबर 2, बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को मैं चेंज कर रहा हूँ, एक चीज को समझ ना दूं, आई बताता हूँ। इतनी बात समझ में तो आ गई। अभी मैंने अब तुम्हें आधा उदाहरण दिया था कि भाई ये प्लेट है तुम्हारी, और इस प्लेट में यहां से एक फोटोन आया था एच न्यू का, और उसने एनर्जी दे दी थी इस इलेक्ट्रॉन को। इस इलेक्ट्रॉन ने कहा मैं दो जगह यूज करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी में, उसके अलावा वर्क फंक्शन में, इसके अलावा वर्क फंक्शन फाई में। ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन फोटोन जो आ रहा था, उस फोटोन ने कहा कि गुरुदेव तुम ऐसी जेल में बंद हो जहां के कर्मचारी को, जहां के वार्डन को 10 रुपए देने हैं, 10 रुपए देने हैं। अगर मैं तुम्हें 11 रुपए दूं तो 10 रुपए तुम उसे दोगे और 1 रुपए लेके बाहर निकलोगे। अगर मैं तुम्हें 12 रुपए दूं तो तुम 10 रुपए उसे देके 2 रुपए बाहर लेके निकलोगे। अगर मैं तुम्हें 13 रुपए दूं तो तुम 10 रुपए से दोगे, 3 रुपए लेके बाहर निकलोगे। लेकिन मैं तुम्हें रुपए ही 10 दूं, अगर मैं तुम्हें रुपए ही 10 दूं तब क्या होगा, अगर मैं तुम्हें रुपए ही 10 दूं तो तुम निकलोगे ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। इट्स मीन if the frequency of the incident radiation is nu naught and h nu naught is equal to work function phi, मतलब जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नोट है, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नोट है, और न्यू नोट एच न्यू नोट की जब मल्टीप्लाई करता हूं तो ये जो क्वांटा आता है एनर्जी का, स्टॉप कर, न्यू नोट एंड एच न्यू नोट इक्वल टू 5। इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाहूँ कि अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी हो, एच न्यू नोट हो, क्या मान लो, एच न्यू नोट हो। मैंने न्यू नोट क्यों मानी, न्यू नोट एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है। क्या है, एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है। देखो एच क्या है, एक गुणांक है, बिल्कुल ध्यान समझना, एच क्या है, एक गुणांक है, और वर्क फंक्शन जो है, वर्क फंक्शन एक डेफिनेट राशि है जो कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगी। मतलब एक कांस्टेंट टर्म को लाने के लिए मेरे को एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो मैंने एच न्यू नोट एक कांस्टेंट मान लिया। तो एक एच न्यू नोट एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से अगर रेडिएशन है जिसका मल्टीपल, जिसका क्वांटा जो है वो वर्क फंक्शन के इक्वल आता है, किसके इक्वल आता है, वर्क फंक्शन के इक्वल आता है। बात समझ आ रही है। मैंने कहा कि अगर इंसिडेंट फोटोन है, मैंने कहा कि अगर इंसिडेंट फोटोन है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नोट है, क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नोट है, तो इसका मतलब हुआ न्यू नोट की अगर मैं एच से मल्टीप्लाई करूंगा, न्यू नोट की जब मैं एच से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्वांटा जो है, ये क्वांटा एनर्जी का क्वांटा, इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन की इक्वल होगी।
यही मैंने लिखा है, इट्स मीन इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन न्यू नॉट एंड एच न्यू नॉट इक्वल टू 5, देन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बराबर 0 होगी, उस टाइम नहीं निकलेगा। तो हो जाएगा एच न्यू, फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही है मैंने, न्यू की जगह न्यू नॉट इंसिडेंट होना है, कितना होना है न्यू नॉट। पहले बात को समझो, ऐसे है ये, न्यू की जगह क्या उत्पन्न होना है, न्यू की जगह न्यू नॉट रखोगे, -5 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, इसको ले आओ, एच न्यू नॉट इक्वल टू 5, putting this value in equation first, putting this value in equation second रखो, कितना आएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, एच न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। हियर न्यू नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है, न्यू नोट को कहा गया है और साफ दिख रहा है अगर न्यू नोट से कम फ्रीक्वेंसी हो तो उसके एच से गुणा करने पर जो एनर्जी आए वो वर्क फंक्शन से कम होगा, जब वर्क फंक्शन से कम होगा तो निकलने लायक स्थिति नहीं होगी, तो नहीं निकल पाता है। बात समझ में आ गई? अब हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आपको और जोड़ रहा हूँ जिससे आप स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझ पाए। ठीक है, किसे समझ पाए? स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझ पाए। तो ये आपका एपरेटस है इस तरीके से, इस तरीके से ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये आपका एमीटर हो गया, ये कैथोड है और ये एनोड। कैथोड कौन से पोटेंशियल पर होता है? नेगेटिव पोटेंशियल पर होता है। किस पर होता है? पॉजिटिव पोटेंशियल पर होता है। नेगेटिव पोटेंशियल मतलब क्या है? यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक्सेस मतलब इलेक्ट्रॉन की भरमार, अधिकता। हाँ, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ से यह चैम्बर ऊपर से खुला हुआ है और यहाँ से कोई फोटोन गिरता है, फोटोन गिरता है इस तरीके से, तो ये इलेक्ट्रॉन द्वारा एब्जॉर्ब होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये किससे अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव चार्ज पर, इससे अट्रैक्ट होंगे। जब इससे अट्रैक्ट होंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगी आई, करंट फ्लो हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक, बात समझ में आई क्या? ये डायरेक्शन उल्टी होगी, करंट क्या हुआ? करंट डायरेक्शन उल्टी होगी, प्लस सही तो है, नहीं इलेक्ट्रॉन की दिशा में होगी ना। सॉरी हाँ, प्लस निकलेगी ना। समझ में आएगा? आ गया। ठीक, करंट आ गया। अब बात ये आ रही है, अगर मैं बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाऊं तो बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाने पे क्या होगा? वोल्टेज इंक्रीज होगा। यहाँ पर पोटेंशियल नेगेटिव, इसे कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। तो यहाँ पर सीधी बात है, करंट फ्लो इंक्रीज हो जाएगी। अब हमें करना है क्या? अगर हम एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल दूं, यहाँ पे क्या करते हैं? नेगेटिव पोटेंशियल दूं। नेगेटिव पोटेंशियल किसे दे रहा हूं मैं? एनोड को दे रहा हूं। जब मैं एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल दूंगा, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रीन कलर से देता हूँ, ठीक है, समझना ध्यान से। ये मैंने नेगेटिव पोटेंशियल दी थी, देखिए। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अट्रैक्ट होगा इस पूरी प्लेट की वजह से, और इस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से क्या होगा? थोड़ा रिपेल कर जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इंसिडेंट हो रहे होंगे एनोड पर वो कम हो जाएंगे। जब कम हो जाएंगे तो करंट का मान भी रिड्यूस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? अगर मैं एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल दे दूं, अगर मैं एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल दे दूं तो नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन रिपेल कर जाएंगे, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की इंसिडेंट डेंसिटी जो हो रही होगी एनोड पर वो कम हो जाएगी, अगर मैं एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल दे दूं तो। बात समझ में? ठीक है, तो ये बेसिक चीज है कि एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल दोगे और आने वाला इलेक्ट्रॉन का कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिविटी में कौन सा अट्रैक्शन, रिपल्सन, तो आने वाली इंसिडेंट डेंसिटी कम हो जाएगी। इफ वी प्रोवाइड नेगेटिव पोटेंशियल टू एनोड then incident number of electron is reduced,
इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूस, कम हो जाते हैं एट अ पर्टिकुलर पोटेंशियल, पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, पोटेंशियल at which the incident electrons are zero, electrons, incident number of electrons, incident number of electron is zero, is called stopping potential, is called स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात समझ आई? मैंने कहा कि जब मैं इसे नेगेटिव पोटेंशियल देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, और दूंगा तो और कम होंगे। तो यहाँ पर कितना नेगेटिव पोटेंशियल दूं कि आने वाले सभी इलेक्ट्रॉन रुक जाएं, तो उसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात समझ में? स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैं अगर V0 से रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा, देखो। ठीक है, डेफिनेशन याद आई? ठीक है, एम्प्लाइज इफ वी सपोज, इफ वी डिनोट stopping potential by V0, then काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला कितना होता है, K इक्वल टू क्यू भी होता है। तो अगर इससे निकालूंगा तो K मैक्सिमम इक्वल टू EV0 आएगा। क्यों आ रहा है समझे ध्यान से। इलेक्ट्रॉन अलग अलग गतिज ऊर्जा से आ रहे होंगे, अगर जीरो पहुंच रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को भी इसने रोक लिया है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को भी इसने रोक लिया है। तो ये स्थिति है इसकी EV0 की। क्वेश्चन नंबर 3 बाय इक्वेशन फर्स्ट कोमा सेकंड कोमा थर्ड जोड़ो, कितना हो जाएगा, H न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू KE मैक्सिमम इक्वल टू EV0 एम्प्लाइज KE मैक्सिमम। चलो इस इक्वेशन को सही करके लिखते हैं रेड मार्कर से अच्छे से। बताओ कितना है, एम्प्लाइज KE मैक्सिमम इक्वल टू, ये वाला टर्म पहले लिख रहा हूं मैं। इस चीज को क्या कहते हैं, इसको इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फोटोन फ्रीक्वेंसी, इसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और V0 को स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो याद रखनी है, क्वेश्चन याद रखनी है, एम्प्लाइज 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होगी इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू EV0। दिस इक्वेशन is known as Einstein photoelectric effect equation, photoelectric effect equation। ठीक है, इस इक्वेशन को याद रखना, इससे सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक, अब बात आता है इन्हें लेनार्ड वाली चीजों को कैसे बताएं। तो वो थ्योरी में लिखवा नहीं रहा हूँ, पर तुम्हें समझा दे रहा हूँ, ज्यादा चीजें बढ़ जाएंगी, कुछ चीजें बताने वाली भी हैं, चीजें बढ़ रही हैं, क्या करें। चलो मैं ज्यादा चीज नहीं लिखवा रहा हूँ, बस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखवाऊंगा और बाकी चीज बता देता हूँ। लेनार्ड ने ये कहा था जब एक्सप्लेन करा था थ्योरेटिकली कि भाई साहब फोटोइलेक्ट्रिक में क्या होता है, लाइट गिरता है, लाइट फोटोन और इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये तो कहा था, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा अगर कभी लाइट की फ्रिक्वेंसी डेफिनेट फ्रिक्वेंसी से कम हो, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो हमारी वो डेफिनेट फ्रिक्वेंसी यहाँ पर क्या है, न्यू नॉट है। क्या है, न्यू नॉट है। अगर इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी न्यू का मान न्यू नॉट से कम हो तो आंसर आएगा निगेटिव, और गतिज ऊर्जा कभी निगेटिव हो नहीं सकती। तो इसलिए बता रही है क्या कि भाई साहब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, उसको समझा दिया ना। दूसरी बात, इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी जो है, फ्रिक्वेंसी से कम हो, आप इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ाते रह जाओ, आपका फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो साफ साफ दिख रहा है इंटेंसिटी का फैक्टर नहीं है, डिपेंड नहीं करेगा। दोनों के बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता, मतलब लाइट आ रही है और लाइट पड़ रही है किस पर, मेटल पे पड़ रही है, तो लाइट के गिरने
और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच में कोई समय पाश्चात्य नहीं होता, टाइम गैप नहीं होता, वो भी यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि टाइम का फैक्टर नहीं है, इसलिए टाइम गैप नहीं है। ठीक है, पास में टाइम दिख रहा है, टाइम दिख रहा है कहीं पे, टाइम का फैक्टर नहीं होता, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। जो मुझे इंटरेस्टिंग फैक्ट लगता है वो मैं आपको बताता हूँ, वो समझेंगे। वो 3 पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बेसिकली आपको एमएसक्यू में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये चीज तो बिल्कुल बच्चा जानता है, जिन्हें 9th में बोर्ड में पढ़ा उसको पता होता है कि भैया लाइट के आने और फोटोन निकलने में कोई गैप नहीं होता, पता है ना सबको। तो ये लिखवाने इस बात तो नहीं है यार, ये तो पता होना चाहिए गौरव, ये तो बच्चे को पता है कि लाइट के गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई टाइम गैप नहीं। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि वो निष्कर्ष है, वो बहुत, पता नहीं कौन सी बुक में मैंने पढ़ा, वो निष्कर्ष है, बहुत सुंदर निष्कर्ष है। ठीक है, तो तीनों निष्कर्षों को हम अलग अलग रंग से संबोधित करेंगे और समझेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि अगर अलग अलग मेटल लूं तो सेम फ्रीक्वेंसी का फोटोन गिराने पर अलग अलग गति ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बताया था। तो पहला आपका स्टार हो गया। ओके, when we incident same frequency of photon, when we incident photon of same frequency on different metal, then kinetic energy of photoelectron will be different, बात समझ आई? क्यों? बिकॉज, बताओ आंसर के लिए लिखवा लो, बहुत बारीक लाइन, वर्क फंक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक थीम, वर्क फंक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, CHARACT, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। समझ में आई बात? बताओ गौरव सिंह, मैंने आप फिर पढ़ के दिखा रहा हूं मैं। when we incident photon of same frequency, ध्यान समझो, when we incident photon of same frequency on different material, when we incident photon of same frequency on different metal, then the kinetic energy of the photoelectron will be different because work function is a characteristic property। ये बहुत बारीक लाइन है, जो पूरी बात को पीछे से समझ पाएगा वही बोलेगा कि इसका आंसर ये कैसे है, क्योंकि अजीब बात कह दी ना, अभी ये बताना पड़ेगा कैसे रिलेट कर रहा है। दूसरे स्टार को समझेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी नॉट necessary that necessary, देखिए स्पेलिंग में नेसेसरी की स्पेलिंग क्या होती है? It is not necessary, necessary, necessary that the kinetic energy of every electron from single metal surface, it is not necessary that the kinetic energy of every electron is same from single metal surface। यह जरूरी नहीं है, मन कर रहा हूँ थोड़ा बीच में बोलना चाहते हैं तो डिस्टर्ब होता है। इट इज नॉट नेसेसरी, यह जरूरी नहीं है, समझो ध्यान से। इट इज भाई इट इज नॉट नेसेसरी दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉन इज सेम, यह जरूरी नहीं है काइनेटिक एनर्जी सभी इलेक्ट्रॉन के सेम होंगे। फ्रॉम इजेक्टेड फ्रॉम, यहां पे इज सेम, पूरी ग्रामर खत्म कर दिया। इसमें कोई बोलता है मूड खराब होता है, ऐसा उठा।
ऊपर लाइन समझ में आ गई? हमारे पेन दूसरा स्टार देखेंगे। द इलेक्ट्रॉन कैन हैव different kinetic energy, different kinetic energy even though they are ejected from same metal because बताओ तो एक ही मेटल से निकलने वाले बहुत सारे फोटो इलेक्ट्रॉनिक गतिविधि अलग अलग हो सकती है। एक ही मेटल से निकलने वाले बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गतिविधि अलग अलग हो सकती है। क्यों? अलग एनर्जी लेवल से निकलेंगे, अलग अलग फंक्शन होगा। बिकॉज दे एमिट्स फ्रॉम different atomic level, different atomic levels, बात समझ में? ये इंटरेस्टिंग फैक्ट था, वहां भी हो सकते हैं, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है। थर्ड पॉइंट जो इंटरेस्टिंग है वो ये है, लिख देता हूं यहाँ पे, देयर इज नो टाइम लैग, इसका आंसर था, चलो, बिटवीन इंसिडेंट फोटोन and ejected electron because answer था because क्या उत्तर देना चाहोगे इसका? फोटोन को एब्जॉर्ब करने में, इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई समय पाश्चात्य नहीं होता। इसका आंसर कहीं भी लिखा हुआ नहीं, इसका आंसर कहीं भी लिखा हुआ नहीं। इसका आंसर मैं तुम्हें देता हूं और समझना उस बात को। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रकाश के वेग से एसोसिएट करता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगर एक लाइट एक कमरे की एक दीवार से दूसरी दीवार तक गिरती है, हम उसको भी मेजर नहीं कर सकते, तो एक रेडिएशन जो कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके, इलेक्ट्रॉन एटम समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन छोटे से एटम के बाहर निकलने के बीच का हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। नेग्लिजिबल होता है, मेजरमेंट नेग्लिजिबल होती है। पास समझ में? समय पाश्चात्य होती है, आप जब मेजर ही नहीं कर पा रहे तो उसे क्या मानते हैं? नहीं होती। समझ पा रहे हो? नहीं, रीजन ये रहना होगा कि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से हम मेजर नहीं कर सकते। क्या हाँ बता वो तो गिरने के बाद का समय होता है ना। अरे जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये कमरा है, चीजों को, हाँ, और फिर उत्तर भी देना आप अपना मैं अपना उत्तर समझा रहा हूँ, फिर आप अपना विवेक से अपना उत्तर देना। ये कमरा है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बैठा है और यहां से फोटोन आ रहा है h एनर्जी देकर। ये फोटोन अपनी एनर्जी इसे देगा, ठीक है, और फिर ये एनर्जी लेके बाहर जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये सिद्ध करना है कि यहां से इसके एब्जॉर्ब करने में और इसमें टाइम नहीं लग रहा। ये तो बात करना, मुझे ये सिद्ध करना है कि इसमें टाइम नहीं लगा। फोटोन के एब्जॉर्ब होने में, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में कोई टाइम नहीं लगता। गिर के जो निकलने में समय वही है ना, गिरने के साथ मैंने कितना जूम तरीका था, गौर से समझ पा रहे हो? इलेक्ट्रॉन फोटोन के एब्जॉर्प्शन तो ही हो गया, एब्जॉर्प्शन और इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के बीच में कोई टाइम नहीं गैप नहीं होता। तो मुझे ये शो करना है कि ये टाइम गैप यहां पर नहीं है, ये शो करना है। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि फोटोन जो इंटरेक्ट करता है वो लाइट एनर्जी देता है अपनी, और फोटोन एनर्जी क्या है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अब दिक्कत ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थीम में यहाँ वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि क्वांटम सिद्धांत चल रहा है, इलेक्ट्रो का तो अपोज कर चुके हैं, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थीम बोलते नहीं। और हुआ क्या, एक्स थियोरेटिकल वालों ने फॉर्मूला दे दिया, बोले टाइम नहीं है। थ्योरेटिकल जो फोटोइलेक्ट्रिक आई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन है, इसमें टाइम तो था नहीं। तो आइंस्टीन ने कह दिया, मैंने थ्योरेटिकल व्याख्या कर दी कि इसमें टाइम नहीं होता, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। मिल करना एक्सपेरिमेंटल कर दिया,
बात खत्म। लेकिन पचने जैसी बात जो थी वो नहीं समझ में आई। तो ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्वांटम थ्योरी उसका एक्सप्लेनेशन के लिए पोस्टुलेट यूज किया गया है। वास्तव में लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और वो अगर क्वांटा भी है तो स्पीड ऑफ लाइट से वो प्रोपोगेट करता है। किससे प्रोपोगेट करता है? स्पीड ऑफ लाइट से। अब मैंने कहा कि ये लाइट फोटोन यहां से स्पीड ऑफ लाइट से इस पर करेगा इंटरेक्ट। इतनी समझ आई? ये जो मैंने डिब्बा बनाया है ना, ये इसमें असंख्य परमाणु होंगे इस टाइम, इसमें एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहां से ये इस पर इंटरेक्ट करता है, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया, इस पर आ गई एनर्जी। अब एनर्जी आने पर इलेक्ट्रॉन के बीच ट्रांजिशन होता है, हायर एनर्जी लेवल लोअर एनर्जी लेवल, पढ़ा है? तो हायर एनर्जी लेवल पर जब लोअर एनर्जी लेवल जाता है तो तुमने पढ़ा होगा, जब कभी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल जाता है वहां पर 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है। तो रुकता है तब 10⁻⁸ सेकंड लगाता है ना। जाने और आने के बीच का टाइम वहां भी डिस्कस नहीं किया था कि जाने में और आने में कितना टाइम लगता है, ठीक। लाइट के एनर्जी देने में और एनर्जी के एक्सेस की वजह से जो इंटरेक्शन होगा वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होगा, मतलब सब स्पीड ऑफ लाइट के ऑर्डर का होगा, प्रकाश के वेग के अप्रोक्सीमेट कोटि का। उसके कंपेयर में ये डिस्टेंस बहुत ही कम होगी। जब बहुत कम होगी तो हमें ऐसा लगेगा कि ये गया ट्रुक से आ गया बाहर, ये गया और ये बाहर आ गया। बात समझ रही? क्योंकि ये चीज तुम्हें इतना बड़ा डिब्बा दिखा रहा हूं ना, और बाकी इससे बेहतर तुम्हें वो उत्तर मिलता है, तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ आगे अच्छे से समझाना, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक को बहुत ही बेसिकली हम समझ चुके हैं, बहुत डीप में पढ़ लिया, बहुत डीप में पढ़ लिया। There is no time lag between the incident photon and ejected electron because the photoelectric equation, the photoelectric effect equation do not contain time, do not contain time, ठीक। एक पॉइंट और है जो सुंदर माना जाता है, मैं बता दे रहा हूं आपको। ये सभी चीजें हैं जो क्वेश्चन गलत करा देती हैं, याद रखना। एमएसक्यू आएगा तो यही एक लाइन घुमा फिरा के बोल देगा, खत्म। इसलिए पेपर 80 नंबर का, इसलिए पेपर 80 नंबर का, इसलिए पेपर 80 नंबर का होता है, ठीक है। इस समय ना ये बहुत बढ़िया लाइन है, बहुत बढ़िया लाइन है, बहुत शानदार। देखो समझो, स्टार को जरा डार्क कर देते हैं, डार्क। इट इज क्लियर फ्रॉम द आइंस्टाइन इक्वेशन क्या इक्वेशन? 1/2 mv maximum square is equal to h nu minus v naught is equal to ev naught, that the kinetic energy या kinetic energy कौन सी वाली? मैक्सिमम, do not depend over the intensity of incident radiation. It depends over the frequency of incident radiation. समझ? When we increase the intensity of light, ये बहुत बारीक लाइन है, बहुत कम लोग बहुत मतलब गलती कर जाते हैं। Intensity of light, then according to quantum principle, we increase the number of photon, increase the number number of photon in the radiation. That's why the incident photon are increased and absorbed energy
is increased, so the kinetic energy, so the value of current is also increased, मतलब अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। पर याद रखेंगे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन होता है। मतलब लाइट की इंटेंसिटी, अगर टॉर्च को रोशनी तुम तेज कर रहे हो तो टॉर्च की फ्रीक्वेंसी तेज नहीं कर रहे हो, क्या तेज कर रहे हो, टॉर्च की नंबर ऑफ फोटोन तेज कर रहे हो, नंबर ऑफ फोटोन इंटरेक्ट करने वाले तेज कर रहे हो। जब नंबर ऑफ फोटोन टकराएंगे सरफेस पर ज्यादा तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी फोटोन इलेक्ट्रॉन को, ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो निकलेंगे तेजी से, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। उस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं करंट का मान ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में? अब हम बुकलेट निकालो, इसका न्यूमेरिकल करते हैं। मैं आपको मात्र 4 न्यूमेरिकल कराऊंगा क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारा समय दे दिया, तो आप खुद हैंडल कर लेंगे। ठीक, बीएससी बच्चे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं ग्रंथ वहां पे जाके। अरे बहुत लिखा दिया है। बुकलेट उठाओ, बुकलेट उठाओ। पेज नंबर 9। फोटो करंट बिल्कुल